माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन का कंसेप्ट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना केवल क्लास 11 बल्कि क्लास 12 और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये आते हैं। और फंक्शन की मदद से आप अदर सब्जेक्ट में भी ये डिफरेंट ग्राफ्स जहाँ भी खींचने होते हैं आप उनको बना सकते हैं। इसका कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जब आपको ग्राफ का नॉलेज होगा तो बहुत से कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे। तो आज हम लोग फंक्शन के कंसेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले फंक्शन कहते किसको है? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। हम लोग पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग रिलेशन के डिफिनेशन से ही फंक्शन के डिफिनेशन को निकालने का प्रयास करते हैं। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें कुछ शर्तें होती हैं। शर्त क्या है कि रिलेशन के लिए दो सेट होता है, एक सेट ए एक सेट बी होता है, दो नॉन इम्पिटी सेट होता है। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई न कोई एक इमेज सेट बी में होना चाहिए। अगर यूनिक इमेज है तब वो रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी फंक्शन है वो सब के सब रिलेशन है। आइए इसके बेसिक डिफिनेशंस को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज फंक्शन? और फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक विशेष प्रकार का रिलेशन है और फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन इम्पिटी सेट ए टू अ नॉन इम्पिटी सेट बी सच दैट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए there exists an unique image. There exists an unique image in B. हमको ध्यान कहाँ देना है? ध्यान देना है दो जगह पर। पहला जगह ध्यान देना है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट ए का हर एलिमेंट के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर सेट ए का एक भी एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन अनडिफाइंड कहलाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट, इसलिए ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट एन यूनिक इमेज। यूनिक इमेज जो होगा वो यूनिक होगा, मतलब इसके एक एलिमेंट का जो इमेज होगा वो एक ही होगा। इसके दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन सेट ए के एक ऑब्जेक्ट का एक और केवल एक ही इमेज होगा। सेट ए के एक ऑब्जेक्ट का दो इमेजेस नहीं हो सकता है। यदि सेट ए के एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज हो गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसलिए दो बातें स्पेशल रूप से ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई न कोई इमेज सेट बी में मिलना चाहिए। और कैसा इमेज मिलना चाहिए? तो यूनिक इमेज। यूनिक इमेज कहने का मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज होगा। इसके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के सेम इमेजेस वो हो सकते हैं। एक बार और देखें डिफिनेशन। और फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक विशेष प्रकार का रिलेशन है फ्रॉम अ नॉन इम्पिटी सेट ए टू अ नॉन इम्पिटी सेट बी। सेट ए से सेट बी में फंक्शन को डिफाइन किया गया है सच दैट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक इमेज इन बी। दैट इज, अर्थात इसको समझाने का कोशिश करते हैं कि सेट ए का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एक्स, तो ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल एक्स मतलब सेट ए का हर एक एक्स के लिए सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये सिंबल है फॉर ऑल, हर एक के लिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट यूनिक एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका जो इमेज आएगा एफ एक्स वो यूनिक होना चाहिए बी में। अर्थात जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे रिलेशन तो हो सकते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। इसीलिए डिफिनेशन में ही बोला गया स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट मीन्स कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, क्योंकि आपने रिलेशन में कुछ कंडीशंस लगाया है तब जाके वो फंक्शन बना है। इसलिए सारे के सारे फंक्शन रिलेशन तो हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल करना है। कंडीशन नंबर 1, ईच एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट। दूसरा कंडीशन नंबर 2, देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन बी, बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। अब कुछ हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं।
जैसे हमारे पास ये एक सेट ए है और ये दूसरा सेट है सेट बी। फंक्शन को हम लोग एज ए रूल भी जानते हैं कि फंक्शन क्या है, एक तरह का रूल है जो कि सेट ए से सेट बी के इमेज कैसे बनेंगे उसके लिए रूल बनाया गया है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सेट ए में डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और सेट बी में डिफरेंट प्राइसेस हैं। यदि एक ही ऑब्जेक्ट के दो प्राइस हो जाएंगे, एक्स का ए भी हो गया, एक्स का बी भी हो जाएगा, तो वैसा मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, वैसा मार्केट अस्थायी नहीं होता है। तो इस तरह से आप फंक्शन को समझ सकते हैं कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बी में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। तो फंक्शन एक तरह का क्या हो गया, रूल हो गया, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ने का काम करता है। अब आप यहां देखिए, एक्स का एक इमेज है ए, वाई का एक इमेज है बी और जेड का एक इमेज है सी। ए को हम लोग बोलते हैं एक्स का इमेज और एक्स क्या कहलाता है, एक्स प्री इमेज कहलाता है, ए का प्री इमेज कहलाता है, या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस सेट ए को हम लोग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग सेट ऑफ इमेजेस भी बोल सकते हैं। सेट बी को हम लोग सेट ऑफ इमेजेस भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ इमेजेस। और सेट ए को हम लोग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को प्री इमेज भी बोला जाता है, इसलिए सेट ऑफ प्री इमेज भी आप बोल सकते हैं। अब इसको समझिए, एक्स एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज है ए, वाई एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज है बी, जेड एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज है सी। तो यहां सेट ए का हर ऑब्जेक्ट को ले लिया गया, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट छूटा हुआ नहीं है। पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन इसका एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये एक फंक्शन वेल डिफाइंड है। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है कि हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज है। इस फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन भी बोलते हैं। साथ साथ आप यहां पर देखेंगे सेट बी में एक भी इमेजेज एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब यहां जितना भी इमेजेज हैं उतना ही, जितने भी इमेजेज हैं बस उतना ही एलिमेंट है सेट बी में। तो जितने इमेजेज है सेट ऑफ इमेजेस को हम लोग रेंज भी बोलते हैं, सेट ऑफ इमेजेस को रेंज ऑफ बी भी बोलते हैं। सेट ऑफ इमेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको रेंज ऑफ बी, इसको रेंज ऑफ बी भी बोला जाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं रेंज ऑफ बी और कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह भी सकता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं भी रह सकता है। इसलिए कोडोमेन कभी कभी रेंज से ज्यादा एलिमेंट को रखता है, कभी कभी वो ज्यादा एलिमेंट को नहीं रखता है। यदि ये ज्यादा एलिमेंट को नहीं रख रहा है, एग्जैक्टली रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। वैसा फंक्शन का नाम होता है ऑन्टो फंक्शन। ध्यान देंगे, यदि आपका रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन दोनों बराबर हो, इसमें एक भी एक्स्ट्रा इमेजेज नहीं हो, तो वैसे फंक्शन हमारे ऑन्टो कहलाते हैं। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट का एक अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज अलग अलग मिल रहा है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग 1-1 बोलते हैं। यहाँ दोनों इसमें क्वालिटी है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग 1-1 ऑन्टो नाम देते हैं। 1-1 ऑन्टो और 1-1 ऑन्टो फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें केवल अभी क्लास 11th में फंक्शन के कंसेप्ट को जानना है और इस कंसेप्ट को क्लास 12th में जानना है, और इन दोनों कंसेप्ट को यूज कर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तरह तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक दूसरा सिचुएशन ले, यहां पर देखें, एक्स ऑब्जेक्ट का एक इमेज है बी, वाई का इमेज है ई और जेड का इमेज है सी। अब आप यहां देख सकते हैं कि इसका रेंज क्या है, सेट ऑफ इमेजेस में बी, सी और ई। तो रेंज ऑफ जो फंक्शन है यहाँ उसमें मात्र बी, सी, ई, मात्र ये 3 ही इमेज है। लेकिन कोडोमेन को आप देखेंगे तो कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट बी का रहता है। तो कोडोमेन में आपका ए, बी, सी, डी, ई ये सारे के सारे होते हैं। अब इस कोडोमेन, यहाँ पर कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन में रेंज से एक्स्ट्रा एलिमेंट है। यदि रेंज से एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटो फंक्शन। यदि हमारा कोडोमेन, इफ कोडोमेन कंटेन एक्स्ट्रा एलिमेंट देन रेंज से एक्स्ट्रा एलिमेंट रखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटो फंक्शन। तो ये इंटो फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज है, एक्स का बी, वाई का ई, जेड का सी। एक का एक ही इमेज है, अलग अलग है वो भी, इसलिए यह फंक्शन 1-1 भी है।
इसलिए इस फंक्शन को हम लोग 1-1 इंटो फंक्शन भी बोलते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया हमारा सेट ए, इसका रेंज हो गया बी, सी और ई को रखने वाला सेट, बी, सी और ई को रखने वाला सेट, वो हो गया रेंज ऑफ ए। और कोड डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा डी। ये दोनों एग्जाम्पल में क्या अंतर है, पहले वाले एग्जाम्पल में रेंज ऑफ एफ और कोड डोमेन ऑफ एफ दोनों बराबर है, जिसकी वजह से इस फंक्शन का नाम पड़ा ऑन्टो फंक्शन। और यदि हमारा कोड डोमेन बड़ा हो रेंज से, तब उसका नाम हो जाता है इंटो फंक्शन। और दोनों में 1-1 हम लोगों ने जोड़ा, क्यों? क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग इमेजेस हैं, एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज है, इसलिए दोनों फंक्शन साथ में 1-1 गुण को भी रखता है। इसलिए इस फंक्शन का कंप्लीट नाम है पहले वाले का 1-1 ऑन्टो, दूसरे वाले का नाम है 1-1 इंटो। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, एक्स का इमेज ए, वाई का इमेज भी ए, तो यहाँ मेनी ऑब्जेक्ट का एक इमेज है और जेड का बी, और इसमें एक भी एक्स्ट्रा इमेजेस नहीं है। मतलब यहाँ पर रेंज, फंक्शन का रेंज क्या है, ए एंड बी, और कोड डोमेन भी क्या है, ए एंड बी। यहाँ रेंज और कोड डोमेन दोनों सेम है, इसलिए इस फंक्शन का नाम हो गया ऑन्टो। लेकिन ये 1-1 नहीं है, क्यों? क्योंकि मेनी ऑब्जेक्ट का एक इमेज है, इसलिए इस फंक्शन का नाम हो गया मेनी वन के साथ है ऑन्टो, मेनी वन ऑन्टो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स का इमेज ए, वाई का इमेज बी और जेड का भी इमेज सी। तो हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेजेस तो हैं, और मेनी ऑब्जेक्ट के एक इमेज है, इसलिए इस फंक्शन का नाम पड़ गया मेनी वन के साथ इसमें चूंकि कोड डोमेन जो है वो बड़ा है रेंज से, इसलिए यह सेट कहलाएगा मेनी वन इंटो फंक्शन। यहाँ कोड डोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह फंक्शन कहलाएगा हमारा इंटो फंक्शन। और इंटो फंक्शन के साथ साथ इसमें मेनी वन का क्वालिटी है, इसलिए यह फंक्शन हमारा मेनी वन इंटो फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन की ये डिफरेंट काइंड्स है, ऐसे फंक्शन के पॉसिबिलिटी है। आपको इस तरह के पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे अगर हम इसमें से एक भी ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा इसमें छोड़ दिए, जैसे एक्स वाई जेड, इसमें मान यू है, यू लिख दिया, उस यू के करस्पॉन्डिंग कोई इमेज हम इसमें नहीं दिखाएं, तब ये फंक्शन मेरा मीनिंगलेस हो जाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। एक चीज, दूसरा चीज और ध्यान देना है कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं हुआ, एक्स का हम ए भी कर दे और एक्स का बी कर दें, तब ये भी गलत है, तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। वो रिलेशन होगा कि एक्स के साथ ए भी हो सकता है, एक्स के साथ बी भी हो सकता है, रिलेशन होगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। यदि एक ऑब्जेक्ट एक्स का दो इमेज हो जाए ए और एक्स का बी भी हो जाए, तब वो फंक्शन संभव नहीं है। तो वैसे फंक्शन को मैंने वैसे जो पॉसिबल नहीं है, वैसे केसेस को मैंने नहीं दिखाया है। क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो सारे पॉसिबिलिटी को दिखाया है, और सभी का अलग अलग नाम है। यदि हमारा रेंज और कोड डोमेन दोनों बराबर होता है तो उस फंक्शन को हम लोग ऑन्टो बोलते हैं, और यदि कोड डोमेन रेंज से बड़ा रहता है तो उसको हम लोग इंटो बोलते हैं। ऑन्टो और इंटो के साथ दो और पॉसिबिलिटी है, या तो वो 1-1 हो सकता है या मेनी वन। 1-1 कब होगा, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज मिलेगा, तब वो 1-1 होगा। और मेनी ऑब्जेक्ट का एक इमेज मिल जाएगा, तब वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब मेनी वन के साथ ऑन्टो भी हो सकता है और मेनी वन के साथ इंटो भी हो सकता है। मेनी वन के साथ ऑन्टो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेनी वन के साथ इंटो यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार 1-1 के साथ आप ऑन्टो भी देख सकते हैं, 1-1 के साथ इंटो भी देख सकते हैं। 1-1 ऑन्टो को हम लोग एक स्पेशल नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन फंक्शंस के बारे में डिटेल में आपको क्लास 12 में भी ज्यादा समझाया जाएगा। ये 12 में भी यूज होते हैं, और फंक्शन का ये कंसेप्ट है ही क्लास 11 के लिए भी है, और बहुत से एग्जाम में ये आपको काम आएगा। माय डियर स्टूडेंट, आपने पुराने वीडियो में देखा फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है और कितने तरह के पॉसिबिलिटियां हैं। अब हम लोग फंक्शन के कुछ टाइप्स देखेंगे। फंक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं किसमें। जैसा कि नाम है रियल वैल्यूड फंक्शन, अर्थात जब किसी फंक्शन का रेंज जो सेट ऑफ इमेजेस है वो यदि रियल नंबर आए या रियल नंबर का सबसेट हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। अब रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, मतलब इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं और रियल नंबर भी हो सकते हैं। यदि डोमेन भी आपका रियल नंबर हो और या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, तब ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज कि रियल फंक्शन कहते किसको। रियल फंक्शन, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन।
इस फंक्शन का नाम है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कब बोलेंगे? जब उसका रेंज, हम लोग केवल बात कर रहे हैं यहां पर रेंज की बात बोल रहे हैं, डोमेन की बात नहीं बोले। डोमेन या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो, रियल नंबर का सबसेट हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब उस फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो रियल नंबर आना चाहिए। वैल्यू रियल नंबर आ रहा है, इसका मतलब या तो वो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, डोमेन आपका रियल नंबर भी हो सकता है, इसलिए आप उसमें और कंडीशन लगाते हैं। इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर रियल नंबर और अ सबसेट ऑफ आर। अब यदि इसका डोमेन भी आर हो जाए या सबसेट हो जाए किसका? आर का, तब इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल फंक्शन। और यदि डोमेन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके बारे में हम लोग डिफरेंट, जब आप हायर मैथमेटिक्स में आप जाओगे या इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ाई करोगे, तब आप उस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में आप पढ़ाई करोगे। लेकिन आपको अभी क्लास 11, 12 और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल रियल फंक्शंस ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग रियल फंक्शंस को ही देखेंगे। अब रियल फंक्शन अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ प्रकार के फंक्शंस हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं रियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं किसको है? आइडेंटिटी फंक्शन भी एक रियल फंक्शन है। ये आइडेंटिटी फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है। डोमेन है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होगा हम लोग अभी पता लगाते हैं। सच दैट, इसका डिफिनेशन क्या है? सच दैट, परिभाषा पर ध्यान देंगे, यही परिभाषा। सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो y का वैल्यू x के बराबर हो, y इज इक्वल टू एक्स हो, x बदलते जाए, f1 करेंगे तो आपका 1 आएगा, f2 करेंगे तो 2 आएगा, f3 करेंगे तो 3 आएगा। अगर इस तरह से फंक्शन डिफाइंड हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन आर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन आर, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका हम लोग आते हैं डोमेन में, ये किस किस x के लिए डिफाइंड है? तो आप 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 1.1 के लिए भी, 1.2 के लिए, अर्थात ये फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड, इसलिए इसका डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। हर एक रियल नंबर पर डिफाइंड है। अगर f1 लेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, f2 लेंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा, f1.1 लेंगे तो उसका वैल्यू 1.1 आएगा। और रेंज क्या आएगा? तो आप देख रहे हैं जब 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1.2 ले रहे हैं तो 1.2, इसलिए इसका रेंज भी आ रहा है। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। जब x1 लेते हैं तो y का वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया। x2 तो y का वैल्यू 2, 2, x हम लोग 2.5 तो y 2.5, इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर आप ग्राफ खींच देते हैं तो ग्राफ आपका ये प्राप्त होगा y इक्वल टू एक्स। अब इस ग्राफ से आप, अगर ग्राफ का आपको नॉलेज है तो ग्राफ की मदद से सब कुछ आप जान सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। कैसे? इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या है? पूरा सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। इमेजेस क्या है? y का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब रेंज भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। ये है डिफिनेशन आइडेंटिटी फंक्शन का। दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है। सच दैट, इस डिफिनेशन को देखें, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। y का वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट, कोई एक फिक्स रियल नंबर होना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, x यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले, इसका आप डोमेन देखेंगे तो हम लोग f1 लेंगे उसका वैल्यू भी c आएगा, f2 लेंगे उसका वैल्यू भी c आएगा, f1.1 लेंगे उसका वैल्यू भी c आएगा, f1.3 लेंगे उसका वैल्यू भी c ही आएगा, f-1 लेंगे उसका वैल्यू भी c रहेगा। तो इस तरह अगर फंक्शन डिफाइंड है तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज में देखें कि हमेशा आपका c ही आ रहा है, मतलब रेंज हमेशा इसका सिंगलटन सेट होगा। सिंगलटन सेट कहने का मतलब एक सेट जिसका केवल एक एलिमेंट हो, वो एलिमेंट होगा c। अर्थात यहाँ देखिए x का वैल्यू 1 तो भी y का वैल्यू c, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू c, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3, उन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो y इक्वल टू c। इट्स ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका ग्राफ जो आएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। और यही c यदि निगेटिव हो, जैसे y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऊपर हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू -2 हो, y इक्वल टू -2 या -c हो, तब x का वैल्यू 1 लेंगे तो -2 आएगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो -2 आएगा, x का वैल्यू 5 लेंगे तो -2 आएगा। उस समय ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस होगा। एबव एक्स एक्सिस हो सकता है यदि c पॉजिटिव हो,
और बिलो एक्स एक्सिस होगा यदि सी निगेटिव हो। इसका डोमेन वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा और रेंज एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें वैल्यू केवल सी होगा, सी जो भी कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है। तीसरा एक फंक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो फंक्शन है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन किया गया। इसका परिभाषा है सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n into x to the power n, where n is a non-negative integer. Non-negative integer means positive integer including 0. मतलब n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रह सकता है, 10, 12, 100, 1000 कुछ भी रह सकता है या 0 भी रहेगा। जब 0 रह जाएगा n का वैल्यू तब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट a नॉट आ जाएगा। और y पोलिनोमियल फंक्शन में यदि n का वैल्यू 0 आ जाए तो ये पोलिनोमियल फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन y बराबर एफ एक्स बराबर a नॉट। और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। तो यहाँ पर n हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर और ये a नॉट a वन a टू n ये क्या है, ये रियल नंबर है। दीज आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें आप n का वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे तो n का वैल्यू बदलते जाएंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल फंक्शन मिलेंगे, तो इनफाइनाइट पोलिनोमियल फंक्शंस मिलेंगे। उसमें से दो जो महत्वपूर्ण पोलिनोमियल फंक्शन है उनके ग्राफ, उनके डोमेन और उनके रेंज पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ n का वैल्यू हमने ले लिया 2, n का वैल्यू ले लिया 1 और बाकी सभी a नॉट a वन a टू ये सब 0 हो गए। तो y बराबर एक्स स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इस फंक्शन को हम लोग इसका जो ग्राफ होता है इस ग्राफ को पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं। ये इस तरह का जो ग्राफ आता है उसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। इसका ग्राफ आप अपने से खींचिए, x की जगह 1 लिए तो 1 का स्क्वायर, x की जगह 2 लिए तो 2 का स्क्वायर 4, x की जगह 3 लिए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 ले लिए तो 4 का स्क्वायर 16। तो x पर थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ता है, y पर बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ता है, इसलिए ग्राफ आपका इस तरह से पॉजिटिव की तरफ, x की तरफ -1 भी करेंगे, x पॉजिटिव करिए चाहे नेगेटिव कीजिए, आपको y का वैल्यू जो है इमेजेस जो भी आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। लेकिन जो रेंज आएगा वो या तो 0, जब x का वैल्यू 0 लिए तो 0 आ गया, या कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। इसलिए रेंज को आप क्लोज इंटरवल 0 मतलब 0 आ सकता है अप टू इन्फिनिटी, इसका रेंज होगा। और इसका ग्राफ खींचिएगा, x की जगह -1 तो 0.1 हो गया, x की जगह -2 तो हो गया 4, x की जगह -3 तो -3 का स्क्वायर 9। इस तरह से इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। इस ग्राफ को हम लोग पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। अब यही फंक्शन आप बदल दें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बदले में आप ले लें y इक्वल टू -x स्क्वायर ले लें, ग्राफ बदल दें y इक्वल टू -x स्क्वायर। इसी का हम लोग x एक्सिस पर यदि हम लोग एक मिरर को रख दें, इसका जो इमेज होगा वो कहलाएगा y इक्वल टू -x स्क्वायर। इस ग्राफ को जस्ट जब उल्टा कर दीजिएगा वो ग्राफ होगा y इक्वल टू -x स्क्वायर का। यहाँ पे x की जगह कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नंबर ले सकते, इसलिए डोमेन कोई भी रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन उस पॉजिटिव वैल्यू में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए इसका जो भी देखिएगा y का वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ऊपर नहीं जाएगा। और -∞ से लेकर अप टू 0 तक आपको वैल्यू मिल सकता है, इसलिए रेंज होगा -∞ टू 0। इस ग्राफ को जस्ट हम लोग उल्टा कर देंगे उसी प्रकार। एक और पोलिनोमियल फंक्शन का हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x का पावर 3 लिए, अर्थात n का वैल्यू हम लोगों ने 3 ले लिया और n कोफिशिएंट को 1 लिया, बाकी सारे कोफिशिएंट को 0 कर दिया। इसका डोमेन देखेंगे तो ये किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। आप यदि x का वैल्यू 1 लिए तो 1 का क्यूब आ गया, 2 लिए तो 2 का क्यूब आ गया, 3 लिए तो 3 का क्यूब आ गया, 1.1 लिए तो डेसिमल में आएगा नंबर, -1 लिए तो नेगेटिव भी आ गया। तो इसका ग्राफ देखिएगा, y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 तो 8, x इक्वल टू 3 तो 27। x पर थोड़ा सा बढ़ता है तो y पर बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही शार्प y एक्सिस की तरफ बढ़ता हुआ हम लोग दिखा रहे हैं ग्राफ को। और उसी तरह से नेगेटिव लेंगे यदि तो y का वैल्यू नेगेटिव में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ होगा, तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब पोलिनोमियल का ग्राफ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन कहते किसको हैं, इसके डोमेन और रेंज, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन और उसके डोमेन और रेंज और उसके ग्राफ के बारे में जानेंगे।
और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में भी जानेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते किसको हैं, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, और एक रेशनल फंक्शन को भी हम लोग फैमिलियर होंगे उससे, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, जो कि बहुत ही आपको यूजफुल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन से। तो मॉडुलस फंक्शन कहते हैं किसको? मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मॉडुलस फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है सच दैट, अब इसमें कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये लिखने का तरीका है मॉड एक्स इज इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से समझेंगे। मॉड एक्स का वैल्यू को आप x लिखेंगे, लेकिन शर्त है, शर्त पर बहुत ध्यान देना है। शर्त क्या है? यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x का वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, अर्थात x पॉजिटिव हो, मतलब x नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब वो पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, वो 0 भी हो सकता है, तब हमको मॉड एक्स का वैल्यू क्या ले लेना है? x लेना है। इफ x इज निगेटिव, यदि x का वैल्यू निगेटिव हो जाए, x पहले से निगेटिव है तो उसमें एक और माइनस लगा देना है और उसके वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मॉड एक्स फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन कितने बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस एक्स क्यों लिख दिए? माइनस एक्स लिखने के पीछे रीजन है, यहाँ पर शर्त को भी साथ साथ लेना है। अगर आप शर्त को भूल गए तो माइनस एक्स लिखना मीनिंगफुल नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि एक्स निगेटिव है, यदि एक्स पहले से निगेटिव है तभी माइनस एक्स लिखना है, क्योंकि एक्स पहले से निगेटिव है उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई होगा तभी वो पॉजिटिव बनेगा। इसलिए डिफिनेशन को ध्यान से, ये है मॉड एक्स फंक्शन का डिफिनेशन। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। कोई भी रियल नंबर के लिए मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है। इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज में आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी वैल्यू मिल रहा है वो आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, और आपको 0 भी मिल रहा है। इसलिए इसका रेंज जो होगा क्लोज इंटरवल 0 टू अप टू इन्फिनिटी, मतलब रेंज आपका इमेज इसका 0 भी हो सकता है। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो मॉडुलस का वैल्यू आपका 0 भी प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं तो 0 से बड़ा वैल्यू प्राप्त होगा। इसलिए मॉडुलस इसका हो गया 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ आते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x पॉजिटिव हो। जब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1, ये पॉइंट होगा। जब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, ये पॉइंट होगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, ये पॉइंट होगा। इनको मिलाकर ग्राफ खींचेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। और जब x का वैल्यू निगेटिव हो, x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। मतलब y इक्वल टू एक्स का ही मिरर इमेज। यहाँ पर यदि आप मिरर रख दे y एक्सिस के ऊपर में, उसका जो इमेज आएगा वो होगा y इक्वल टू -x का ग्राफ। यह ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू -x का। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि ये जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, एक बार ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली हम लोग ग्राफ को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं है। हमको पेन को पेपर से उठाना नहीं पड़ता है। इसलिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है, इसमें किसी प्रकार का ब्रेक नहीं है। लेकिन यह मॉडुलस फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो राइट हैंड में जब टेंजेंट लेंगे तो उसका वैल्यू +1 आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 आ जाएगा। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो tan 135 जो कि -1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 होने की वजह से कहा जाता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या है? x इक्वल टू 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके अलावा बाकी सभी पॉइंट पर मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन थ्रू आउट पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। अब हम लोग दूसरा फंक्शन देखते हैं, रेशनल फंक्शन। कोई भी फंक्शन r से r में डिफाइन किया गया है, एक फंक्शन f r से r में, दूसरा फंक्शन g r से r में डिफाइन किया गया है इस तरह से कि इन दोनों का जो रेशियो होगा fx डिवाइडेड बाय gx। यहाँ शर्त यह है कि fx फंक्शन एंड gx फंक्शन दोनों कैसे फंक्शन होने चाहिए? दोनों पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। यदि fx और gx दोनों पोलिनोमियल फंक्शन होंगे तो उनका जो रेशियो के रूप में जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन कहलाएगा रेशनल फंक्शन। यहाँ शर्त यही है कि नीचे वाला जो फंक्शन है gx
कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि वो 0 के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, fx इज इक्वल टू 1/x। यहाँ 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल है। नीचे है x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है y इक्वल टू x, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल है। दो पोलिनोमियल फंक्शन का रेशियो लिखा गया fx इक्वल टू 1/x, तो ये एक रेशनल फंक्शन है। अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते, उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन जब भी होगा r-0, r में से हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को निकाल लेंगे हम लोग। और इसका रेंज हमारा कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर कोई भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए रेंज इसका r होगा। इसका रेंज r कहलाएगा और डोमेन r-0 होगा। इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। x का वैल्यू जैसे जैसे आप जब x का वैल्यू 1 लेते हो, y का वैल्यू 1, ये पॉइंट आएगा एग्जैक्टली। अब x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1/3, x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू 1/100। तो ये जो ग्राफ है वो पैरेलल टू x एक्सिस, लास्ट में वो x एक्सिस की तरफ मीट होने लगेगा, इन्फिनिटी पर जाकर मीट होने लगेगा, लेकिन मीट नहीं होगा। उसी प्रकार से जब हमें x इक्वल टू 1 से पहले और 0 के बीच में आते हैं, यदि 1/2 लेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, 1/3 लेंगे तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, 1/100 लेंगे तो y का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो ये फिर y एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, कहां पर, इन्फिनिटी पर, लेकिन वो मीट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा जब x का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी के बीच में होगा। इसी का मिरर इमेज आपको प्राप्त होगा जब 0 और -इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो इसी का मिरर इमेज उसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये एक रेशनल फंक्शन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट एक आते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन f डिफाइंड सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में किस तरह से डिफाइंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफाइंड इस प्रकार से y इक्वल टू fx इज इक्वल टू mod x डिवाइडेड बाई x। mod x बाई x कब लेना है, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तब। जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो y इक्वल टू लेना है mod x डिवाइडेड बाई x। और यदि x का वैल्यू 0 हो जाए तो इस y का वैल्यू, इस fx का वैल्यू हमको 0 ले लेना है। अब इस mod x का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, mod x फंक्शन के डेफिनेशन को यूज करें, mod x फंक्शन की जगह x लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा, 1। कब, जब x ग्रेटर देन 0। इस सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। अब इस x का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो तो mod x का वैल्यू -x होगा, -x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा -1। अर्थात इस सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1 आएगा कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। और जब x का वैल्यू 0 हो तो उस समय y का वैल्यू 0 आएगा। ये ऑलरेडी डिफाइंड है, दिया हुआ है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, डोमेन कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर आप ले सकते हैं। रेंज में मात्र 3 ही एलिमेंट प्राप्त होगा, या तो 0 मिलेगा या -1 या 1। तो रेंज में मात्र ये 3 एलिमेंट आएंगे। अब इसका ग्राफ, जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ये एक पॉइंट होगा। अब जैसे 0 से आप बढ़ते चले जाते हैं तो y का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, x का वैल्यू जैसे जैसे 0 से बढ़ता है y का वैल्यू हमेशा हमको 1 लेना है। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ इधर मिलेगा। फिर जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो y इक्वल टू -1 का ग्राफ इधर मिलेगा। ये दोनों पॉइंट को हमको सर्कल करके छोड़ देना, मतलब ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है। क्यों, क्योंकि जब x 0 तो उसमें y 0 लेना है, मतलब ये पॉइंट नहीं लेना है। x का जगह बस 0 वैल्यू तो y का वैल्यू भी 0, वो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही 0 के जस्ट बाद लेंगे 0.1 लेंगे उस समय y का वैल्यू 1 हो जाएगा और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, उसी एंड सो ऑन। उसी प्रकार से आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इसको हम एक बार में चाहें कि बिना पेन को पेपर से हटाए एक बार में ग्राफ को कंप्लीट खींच लें तो नहीं खींच पाएंगे, इसलिए सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कहलाता है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। और आखिरी में अब हम लोग देखेंगे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसको, उसका कंसेप्ट क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, एक फंक्शन f फ्रॉम r टू r सच दैट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहाँ x बिलोंग्स टू r। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब हो गया मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यदि x हमारा इंटीजर है तो वो x के बराबर ही होगा। अदरवाइज यदि x इंटीजर ना होकर डेसिमल नंबर है तो उसमें डेसिमल नंबर से जितने भी छोटे इंटीजर हैं उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू।
अब इसको डिफाइन करते हैं। यदि x का वैल्यू हमारा 0 के बराबर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो 0.1, 0.2, 0.3 तो यदि वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, डेसिमल वैल्यू है, तो उससे छोटा वैल्यू देखना। उससे छोटा में जो जो इंटीजर है, इंटीजर क्या क्या है 0, -1, -2, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 0, तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। अर्थात 0.9 का भी वैल्यू देखेंगे तो उससे चूंकि वो डेसिमल में वैल्यू है और उससे बड़ा वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं, तो उससे छोटे इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर है 0, इसलिए y का वैल्यू आएगा 0। अब x का वैल्यू यदि 1 के बराबर हो, x1 का वैल्यू 1 के बराबर मतलब x इंटीजर हो तो y का वैल्यू 1 ही आएगा। और 1 से यदि बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, जैसे 1.5, 1.9, तो चूंकि वो डेसिमल फॉर्म में है और डेसिमल फॉर्म में रहने पर हम लोग उससे छोटा में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे। तो 1.5 से छोटे इंटीजर में 1 है, 0 है, -1 है, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो 1 आएगा। फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3 हो तो x का वैल्यू जब 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 आएगा। और बाकी 2.9 भी होगा तो उससे छोटा में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग देखेंगे 2, 1, 0 में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो y का वैल्यू उस समय 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा और लेस देन 0, तो x का वैल्यू -1 इंटीजर है तो y का वैल्यू भी -1 आएगा। और -1 और 0 के बीच में -0.5, -0.6 रहेगा, तो उससे छोटे में हमको सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, तो छोटे में -1, -2, -3 आएगा और उसमें सबसे बड़ा है -1, इसलिए y का वैल्यू होगा -1। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि x का वैल्यू तो कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन इसका जो रेंज आएगा वो जब आएगा तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, 0, +-1, +-2, इसलिए इसका रेंज हो गया सेट ऑफ इंटीजर। इसका ग्राफ में आएंगे तो y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का ग्राफ कब लेना, जब x का वैल्यू 0, y भी 0, और ये बढ़ता जाएगा 0, x का वैल्यू जब 0.1 तो भी y का वैल्यू 0, और 1 से पहले मतलब 0.9 तो भी y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर आएगा। और हम लोग जैसे ही 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, वो पॉइंट यहाँ आएगा, इसलिए इसको सर्कल बना के यहाँ छोड़ दिए। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1.5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 ही रहेगा। तो ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है। जैसे ही x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो पॉइंट ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए ये 2 पर हम लोग इसको सर्कल बना के छोड़ देते हैं, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब x का वैल्यू 2.5 तो अभी y का वैल्यू 2 ही रहेगा, x का वैल्यू 2.9 तो अभी y का वैल्यू 2 ही आएगा। तो यहाँ से ये ग्राफ y इक्वल टू 2 का ग्राफ कंटिन्यू करेगा, और जैसे ही x इक्वल टू 3 आएगा तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सर्कल बना के इसको छोड़ दिए। और 3x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 से स्टार्ट किए, और x का वैल्यू 3.5 तो y का वैल्यू 3 ही रहेगा, इसलिए ये ग्राफ कंटिन्यू होगा। और x एंड सो ऑन, ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि सीढ़ी की तरह ग्राफ ये बढ़ता जाता है, इसलिए इस तरह के ग्राफ को हम लोग स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं, सीढ़ी वाला ग्राफ भी बोलते हैं। निगेटिव में भी उसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, ये सीढ़ी की तरह एक के बाद एक के बाद एक ही बढ़ता है, इस ग्राफ को हम लोग स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं।